बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बन चुकी है, काबीना ने हल्फ उठा लिया है और काबीना में तकरीबन 80% ऐसे वज़राई हैं जिन पे कोई ऐसा करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है या ये कहें कि उनका माजी बेदाग है। इस प्रोग्राम में मैंने ये सोचा है कि हम हर वजारत को ज़ेर बहस लाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ जो वज़ीर साहब आए हैं उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या वो चला भी सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स। ये वो वजारत है कि जो तरक्याती कामों की जिम्मेदार है, जिसके अंडर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, जिसके अंदर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन आती है और एक महकमा जो करप्शन में जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है वो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी। इन महकमों की तफसीलात हम आज ज़रा ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएचए की। पीएचए ने बहुत अच्छे काम किए हैं क्योंकि वहाँ पे एक मैकेनिज्म था। वहाँ पे जो अफसरान थे वो काम करते थे। फ्लैट्स के कई प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद में, सीढ़ी से ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेके फ्लैट बनाते हैं, मेम्बरान को अलाट कर देते हैं और इस्लामाबाद में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। और अभी भी जो इनके मंसूबे हैं, अगर आप देखें जो I-11 का मंसूबा है वो मुकम्मल है, वहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चले जाएं जो आपका I-12 में फ्लैट्स बन रहे हैं, काफ़ी सारे बन चुके हैं। आप पिछली वजीर साहब जो थे, जो JUI फेस से उनका तल्लक था, उन्होंने जिन लोगों ने किस्तें नहीं दी थी उनके फ्लैट कैंसिल कर दिए थे और वो ओन पे आगे और लोगों को बेच दिए। वो किसको बेचे, क्या बेचे, कैसे बिके, किसने ओन लिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो फ्लैट आगे उन्होंने दे दिए, जो पहले वाले लोग थे उनसे ले लिए। ऐसे ही I-16 में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी मुकम्मल होने के करीब है। ये महकमा खामोशी से काम कर रहा है और अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, बिलाशुबा इसकी अच्छी कारकर्दगी है। उसके बाद आपका जो एक प्रोजेक्ट आता है, इसके अलावा जो एक महकमा है वो है नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये बहुत अच्छा महकमा था जिसको बनाने का मकसद ये था कि ये कौमी नोयत के जो मंसूबे हैं उन पे काम करेगा। जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है वो मैंने नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं बनाई है, लेकिन ये इदारा अब ख़त्म हो चुका है। ये अब ना एक कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये इदारा सरकारी महकमों से अपने नाम पे प्रोजेक्ट लेता है, वो प्रोजेक्ट आगे किसी और ठेकेदार को दे देता है और उससे 5-10% कमीशन लेके अपना निज़ाम चला रहा है। तो मतलब ये इदारा बेसिकली अब कमीशन एजेंट बन चुका है, इदारा नहीं रहा है। ये इदारा ख़त्म हो चुका है लेकिन कमीशन का काम जारी है। ये काम लेते हैं अपनी गुडविल के नाम पे कि जी हम गवर्नमेंट का इदारा है, हमें काम दे दिया जाए और वो काम फिर आगे जिसको दिल करता है, शायद बकर जो बंदा मिले उसको इनाबाद या जो डील होती है जिसको दे दिया वो काम, फिर आगे वो काम करता है। वो क्या करता है वो फिर एक अलग कहानी है, वो एक अलग विलाग में हम बताएंगे। इसके अलावा पाक PWD है। PWD में पिछले दौर में बड़े पैमाने पे काम हुए हैं, लेकिन PWD में जो लोग बैठे हैं ना उसमें एक पूरा एक माफिया का नेटवर्क चल रहा है PWD में। और वो इतना घिनौना नेटवर्क है कि जिसमें आपके अकाउंट्स के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, वो अजीब अजीब तरह का एक उनका नेटवर्क है। पैसों की वो जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा पैसे के हेर फेर बेशुमार धंधे हैं और उनका किसी हद तक PTI से भी तल्लक है। जो पिछले दौर में जो लोग वहाँ पे तैनात रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो उनकी फैमिली में उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके कोई ना कोई PTI के मेंबर रहे हैं। अच्छा, उनमें कई ऐसे लोग हैं जो कई कई जगहों पे पोस्टेड हैं, उनको 4-4 5-5 चार्ज दिए हुए हैं और वो करप्शन, और बहुत सारे लोगों के फ्रंट मैन हैं, उन्होंने बहुत सारे बेनामी अकाउंट रखे हुए हैं। अच्छा, ये तो एक सिलसिला हो गया ना। उसके अलावा एक जो और बड़ी ज़बरदस्त काम है कि जितने यहाँ पे एक्सियन हैं, SDO हैं, उन्होंने वही लोग आगे फ्रंट मैन रखे हैं।
उन लोगों ने मुख्तलिफ कंपनियां बनाई हुई हैं, जैली फर्जी कंपनियां हैं, और कई तो ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजम भी हैं और अपनी प्राइवेट कंपनी भी चला रखी है और उस कंपनी के नाम पे काम भी लेते हैं। अच्छा, अब वो जो काम लिया जाता है ना, वो तो किसी एक्सीएन ने देना है या एसडीओ ने देना है, वो काम उनको दे देता है। वो काम लेने के बाद वो जो काम है वो कराया जाता है, वही एक्सीएन एसडीओ जो महकमे के अफसरान हैं वो उसके साथ पार्टनर होते हैं, वो उस पार्टनरशिप में काम करते हैं। वही जो बंदा होता है कस्टोडियन, वो कई ऐसे लोग हैं जिनके मेरे पास सबूत है कि जिन्होंने अपनी कंपनियां अपने नाम पे बना रखी हैं, सरकार से तनख्वाह भी ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बना के काम चला रहे हैं। तो वो जो अफसरान है वो उनको एज ए फ्रंटमैन यूज करते हैं, वो उस कंपनी पे काम लिया जाता है, उसके पैसे, तो सरकार का पैसा लूटने का ये भी एक तरीका था और ये अब भी चल रहा है। और ये जो बड़े घर वाले हैं शायद उनकी नज़र से भी ये बचा हुआ है, वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये जो अभी वफाकी वजीर हाउसिंग आए हैं रियाज पीरजादा, उनके तो शायद बस की बात ही नहीं होगी। वो तो मेरा ख्याल है जिन्होंने जो जिनकी असल में हुकूमत है वो उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बासर माफिया, ये एक पुराना महकमा है और पुराना महकमा होने की वजह से यहाँ पे लोगों का नेटवर्क भी इतना मजबूत है। तो वफाकी वजीर को भी हाथों पे खिलाना तो उनके लिए अब शायद इतना मसला नहीं होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। वफाकी वजीर जो हाउसिंग एंड वर्क्स है रियाज पीरजादा, इनका तल्लक भावलपुर से है। 1993 से 97 में भी एमएनए रहे हैं, 2002 से 2008 की असेंबली में भी एमएनए रहे हैं और 2008 से 13 वाली असेंबली में भी ये एमएनए रहे हैं। उसके बाद जो 18 से सॉरी उसके बाद जो अभी असेंबली बनी है उसमें भी ये एमएनए हैं। तो इनको वजारत भी दी गई है, पिछली दफ़ा शायद ये नहीं होंगे। तो इन्होंने जो अपना कैरियर किया है, ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर जब जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज़म मजबूत हुई थी तो उस वक्त ये उसमें आ गए थे, वो टेन्योर उन्होंने उनके साथ गुजारा। फिर दोबारा पीपल्स पार्टी में आए, तो इनको वजारतें तो मुख्तलिफ दी गई हैं, लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी के दौर में इनकी वजारतें कोई 1 महीने की रही है, कोई 10 दिन की रही है, कोई 20 दिन की रही है। अब देखते हैं ये कितना चलते हैं। कोई सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है एक वजारत इनकी थी जो इंसानी हकूक़ की, वो मेरे ख्याल है 1 साल ये उसमें वज़ीर रहे थे। ये पिछले दौर की बात है जब ये इसके साथ इमरान खान के जाने के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत बनी थी। अच्छी बात है अगर वो ये काम करना चाहेंगे या अच्छी नीयत से काम करेंगे और जो कल्प्रेट्स हैं उनका नेटवर्क डिग आउट ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जब तक आप इन लोगों का, इन माफियाज को नहीं पकड़ेंगे जो हर गली में, हर कोने में, हर चौक में मुंह चढ़ा रहे हैं कि कर लो जो करना है हमारा, हम तो बैठे हैं, तो इनको देखें कैसे पकड़ते हैं या उनके साथ मिल जाते हैं, मुझे नहीं पता। एक और जो सबसे अहम महकमा है इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद के लिए ना दर्द सर बन चुका है ये इदारा, ये एक ऐसा इदारा था जिसका इसका नाम था फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन। अच्छा, इस फाउंडेशन का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में सरकारी अफसरान हैं। उसमें हर ग्रेड के लोग हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, ग्रेड क्लास 4 भी हैं, ग्रेड 1 के लोग हैं। मतलब जो भी शख्स इस्लामाबाद में किसी भी इदारे में किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, ये बुनियादी तौर पे उनको प्लाट अलाट करते थे। अच्छा, ये एक फाउंडेशन थी, एक निजी इदारा था, गवर्नमेंट की सरपरस्ती थी। इनके जो बेनिफिशरीज थे वो सारे लोग थे। वो उसमें जजेस भी शामिल है, उसमें वकीला भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, उसमें डीएमजी भी शामिल है, उसमें अकाउंट्स ग्रुप भी शामिल है, उसमें फॉरेन सर्विस भी शामिल है, उसमें आपका एजीपीआर के लोग भी शामिल हैं। मैं ये समझें कि जो भी सरकारी मुलाजम है ना, वो इनका बेनिफिशरी है। अब ना उनके खिलाफ जजेस फैसले देते हैं, ना उनके खिलाफ वकील उस तरह चलते हैं, ना ही साफ़ी उनके खिलाफ बोलते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि साफ़ियों को भी वो प्लाट देते हैं। शुरू में तो इनका जो सिस्टम था वो ये था कि ये सीडीए के सेक्टरों में सीडीए से प्लाटों का कोटा लेते थे। उस कोटे में इन्होंने कई सेक्टर्स हैं जिसमें I8 सेक्टर में इन्होंने सीडीए से प्लाट लिए, अपने मेंबर्स को अलाट कर दिया। D12 सेक्टर में यही था, E12 सेक्टर में यही सूरत हाल है, G10 G11 गर्ज के हर सेक्टर में
यही सूरत हाल रही है, क्योंकि इनके बेनिफिशरी बहुत अपर लेवल के लोग होते हैं, तो इनको अपनी कोई भी बात मनवाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मतलब अपने झूठ को भी सच साबित कर देते हैं। प्लाटों का भी ये बड़ा धंधा करते थे। प्लाट एक बंदे ने एप्लीकेशन दी है, वो जब रिटायर हो गया, बंदे की उम्र गुजर गई, जब वो उस प्लाट की पोजीशन पे पहुंचता था ना, तो वो तो यह बंदा मर चुका होता था। अब ये इनके जो मेम्बरान थे वो पूरे पाकिस्तान में थे। जिस किसी के घर वालों को पता है वो तो प्लाट ले जाते थे। कई ऐसे लोग बेचारे होते थे जो मर जाते थे, उनके घर वालों को प्लाट का पता ही नहीं होता था। इनके एहलकार में वो फाइलें छुपा लेते हैं। वो फाइलें छुपा के जनाब उसके साथ करके तो ये सारा धंधा था। मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, तो मैंने सोचा यार हम तो सीडीए से प्लाट लेके अपने मेम्बरान को देते हैं, पैसा हमारा होता है, कमा सीडीए जाता है, ये तो बड़ी गलत बात है, काम तो हमें खुद ही करना चाहिए। तो इन्होंने सीडीए से बात की, वो क्योंकि ऊपर तक इनकी हर जगह यस होती है, क्योंकि हर बंदे ने प्लाट लेना होता है इनसे और बेनिफिट्स लेने होते हैं। तो इन्होंने उस दौर में आके वो जो एक मंजूरी करा ली कि जी हम अपना सेक्टर खुद बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए सेक्टर G13 जो है वो बनाया गया था। सीडीए ने इनको एनओसी दे दिया, लेकिन उसमें यह तय था कि जो मरकज है वो सीडीए के पास ही रहेगा, क्योंकि G13 वो इस एरिया में आता है जिसको जोन 1 कहते हैं। और जोन 1 बुनियादी तौर पे वो इलाका है जहाँ पे सिर्फ सीडीए ही अपने सेक्टर बना सकता है। खैर सीडीए ने उसकी डेवलपमेंट शुरू की, बाद में इनके फटे हुए झगड़े हुए, वो सीडीए ने किया, वो सेक्टर बन गया। अब उस सेक्टर की हालत क्या है वो अलग व्लॉग में आपको कभी बताएंगे कि वहाँ पे क्या है। और अभी जो इन्होंने हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स बना दिए हैं, जब वो हज़ारों लोग वहाँ पे आएंगे तो ये रहने के काबिल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन जो अभी की सूरत हाल है वो जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने G14 करियर यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बनाया। सामने वो आर्मी की ज़मीन पड़ी थी, वो भी लेके डाल दी। आर्मी वालों से कमिटमेंट की कि जी आपको प्लाट देंगे, ना वो प्लाट दिए ना वो ज़मीन दी, वो एक अलग इनका मुकदमा चल रहा है। मतलब इनका बुनियादी काम है धोखा, फ्रॉड, झूठ। तो वो धोखे, फ्रॉड, झूठ पे उन्होंने वो काम उनके साथ कर दिया। अब उसके बाद जनाब जब जनाब हमारे मुर्शद इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उनको तो पता ही कोई नहीं था कि हुकूमत होती क्या है, कैसे चलती है, क्या काम करने, क्या हो रहा है। बस वो तो जो आर्डर आता था कर देते थे। तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जो कज़न थे वो हैं वसीम अयाद बाजवा, उनको इस डिपार्टमेंट का ना हेड लगा दिया गया था, फाउंडेशन का। उस वक्त उन्होंने कहा जी हम एक सेक्टर बनाते हैं जिसका होगा F14 और F15। तो F14 और F15 की ज़मीन उन्होंने एक्विजिशन के लिए चले गए। लोगों ने एतराज़ किया, क्योंकि ये ज़मीन भी ना छीनने के चक्कर में होते हैं, ज़मीन लेते नहीं है, ये बस दबा घुटड़ी जाते हो, जो लब्बे दबाई जाओ, ना कागज कायदा, ना कानून, ना कोई गाल, ना बात, क्योंकि सब तो मिले हुए हैं इनसे। इन्वेस्टिगेशन इदारे इनसे मिले हुए हैं, चाहे FIA हो चाहे नैब हो, सब इनके बेनिफिशरी हैं। तो इसलिए इनको ना हाथ कोई नहीं डालता। खैर जी लोग उठे, उन्होंने जाके कोर्ट में स्टे ले लिया। कोर्ट से जनाब कोर्ट ने कहा नहीं आप तो एक्विजिशन कर ही नहीं सकते। बड़ा रोला बना के सीडीए के होते हुए इस एक शहर में दो अथॉरिटी, दो इदारे ये काम नहीं कर सकते, बड़ा बना। फिर जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि भाई कैसे एक शहर में आप दो ऐसे इदारे बना सकते हैं या हो सकता है। फिर रातों रात, क्योंकि इमरान खान साहब की तो आपको पता है हुकूमत ही निराली थी ना, वो तो बादशाह सलामत थे। उन्होंने रातों रात फैसला किया कि जनाब ये जो इदारा है आर्डिनेंस करके इसको अथॉरिटी बना दिया। वो बाद में असेंबली से भी पास करा लिया। अब वो खैर से जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन थी वो अथॉरिटी है, वो अब वो इदारा कोई में इदारा नहीं है, वो इमरान खान साहब की बदौलत अथॉरिटी बन चुका है। और उस अथॉरिटी ने आके जनाब कहा जी, वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी हम तो ये अथॉरिटी बन चुके हैं, हम एक्विजिशन कर सकते हैं। अब जब मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काली फाइज ईसा ने इसकी मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद फिर आपको पता है वहाँ जो उस वक्त बैठे थे वो तो इनके ही लोग थे ना, उन्होंने तो कर दिया, फिर फैसला हो गया। वो जो था F14 F15 उसका अवार्ड हो गया, लोगों को पेमेंट भी हो गई। खैर वो बाद में आने वाले वक्त में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको जो इन्होंने प्लाटों की बैलेटिंग की वो रोक दी।
तो वो प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा है। अच्छा, उसमें इन्होंने ना, इनका अब नया काम था, क्योंकि इनके यहाँ तो इनका बड़ा नेटवर्क था, इनको डर था फौज से। उसका ठेका ना F-14 का इन्होंने FWO को दे दिया कि जी ये डेवलपमेंट का काम सारा FWO करेगा, फौजी कराएंगे तो हमें तो मसला ही कोई नहीं है। अब वहाँ भी एक वो एक नई एक फौज के लिए ना एक नफरत का ये पैदा करने की कोशिश थी कि फौज वहाँ होगी, लोगों से फौज लड़ेगी। अच्छा, वो प्रोजेक्ट इनका डेड पड़ा है। फिर जो G14 सेक्टर है, G14 सेक्टर में इन्होंने एक G14-4 का तो इनको सीडीए ने ले दिया था, वो आबाद हो गया। बेसिकली वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज के लिए था, तो उनको प्लाट भी मिल गया, वो वहाँ रह रहे हैं, वो सारा वो आबाद है। अब G42, 3 और 1 ये 3 वो सेक्टर है जो पिछले 20 साल से इनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। अच्छा, दर्द सर इस तरह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला है, मसला कुछ नहीं है, मसले सारे इनके अपने पैदा करने हैं। सबसे पहले इन्होंने ना जमीन जो लोगों से खरीदी, उसमें से बहुत सारी ऐसी जमीन है जो इन्होंने खरीदी नहीं। अब उसके अदालतों में केस चल रहे हैं, कई लोग उन लोगों के हाथ में फैसले हो गए हैं, वो जमीन मालिकों की है, कब्जा इन्होंने ले लिया धौंसदागली में। फिर वो उनके साथ पुलिस भी ताउन करती है क्योंकि बेनिफिशरी है, आईजी फोर्स भी उनको दे देता है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें तो ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, चीफ कमिश्नर है, वो भी बेनिफिशरी है, वो भी सारा मजिस्ट्रेट आया था, एसी आया था, धौंस धांधली से लोगों को मार के उनसे जमीन का कब्जा ले लिया जाता है। अच्छा, अब इसकी बड़ी दिलचस्प बात है, वो गरीब लोग हैं, उनको वहां पता ही नहीं है कि हमने कैसे जाना है। जमीन की मलकियत इनके पास नहीं है। कई ऐसी जमीनें हैं जो इनकी ना इन्होंने पेमेंट की है, ना वो जमीन खरीदी है, लेकिन बैठे हुए। फिर ऐसे ही आ जाए तो आगे इन्होंने फिर वहां पे जब आया वसीम अयाद बाजवा आया, तो वसीम अयाद बाजवा ने एक टीम बनाई जो उसकी सरबराह थी डॉक्टर सताइश, ये थी डिप्टी कमिश्नर उस वक्त थी, वो पूरी टीम थी। उसमें कुछ सब इंजीनियर्स थे कि जी ठीक है, हम मकान गिरा के यहाँ पे ना अब पेमेंट देना शुरू करते हैं। अब इन्होंने कहा जी हम ये जो एक्विजिशन कर रहे हैं वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत कर रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये तय है कि आपने ज़मीन की या किसी भी चीज़ की जो कीमत का तयन है वो उस वक्त करना है जब आप कब्जा लेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हम तो जी आपको रेट देंगे 2005 का जो मकानों का। फिर इन्होंने कहा जी कि आपका जो ये सारा किया धरा है ना, जो मकान है, ये सिर्फ गूगल वाले होंगे, यानी 2005 में जो मकान यहाँ मौजूद था उसको सिर्फ पेमेंट मिलेगी। जिस जो 2005 में यहाँ मकान नहीं था उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना पेमेंट मिलेगी ना प्लाट मिलेगा। प्लाट के लिए इन्होंने सेक्टर G15-3 रखा हुआ था जहाँ पे इन्होंने इस इलाके के लोगों को प्लाट देने थे। अब यहाँ तक बात थी जी ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो इन्होंने सर्वे रखे थे, डॉक्टर 27 थी, इन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया। उस सिस्टम के तहत क्या हुआ कि इन्होंने लोगों के साथ एक घर है सिंगल स्टोरी, उसको 4 मंजिला शो करके पेमेंट कर दी। आधे पैसे इन्होंने ले लिए, आधे लोगों को मिल गए। अब जो अरबों रुपया करप्शन की नजर हुआ है या इनके एहलकारों की, या राणा मुनीर नाम का एक डिप्टी कमिश्नर लगा। राणा मुनीर जो है वो उसका JUI फे की जो टीम थी उनके साथ था। उसके बाद एहसान इलाही नाम का एक डायरेक्टर आया जो वजारत साइंस का एम्प्लाई है। फिर जो अभी जो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी लगे हैं वजारत दाखिला में, तारिक रशीद, वो डीजी लगे हुए थे। बीच में फिर मेरा ख्याल है तारिक बशीर चीमा साहब के साथ भी इनकी कोई हो गई थी, कोई तो मामला ठीक हो गए थे ना, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं पूछा। तो इन्होंने धौंस धांधली से काम जारी रखा। वही धौंस, जमीन है उन्हें खरीदी नहीं है, मकान गिराई जा रहे हैं। अब जो इनका प्रॉब्लम वो ये है कि इन्होंने जो मकान गिराए हैं, जिनको एक मकान है जिसकी पेमेंट फर्ज किया बनती है 10 लाख, उसको इन्होंने 40 लाख दे दिए। अगर वही 40 लाख जो बाकी लोग रह गए हैं उनको भी दे दें तो आपका तो एरिया खाली हो जाता है, आपका कब्जा क्लियर हो जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये इनसे करप्शन का पैसा निकलवाना होगा ताकि ये स्मूथली इदारा चल सके, क्योंकि इनका मकसद इदारे को स्मूथली चलाना नहीं था। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ पे एक अपने 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 पेट को देखना था। जो इस इदारे में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, आज अगर नैब या FIA के लोग ईमानदारी से ना ये सोचे बगैर के
हमें कल प्लाट मिलना है या प्लाट देंगे। अगर इनके एसेट्स को देखें तो बड़ा कुछ निकलेगा। एक और इनका प्रोजेक्ट है भाराकू प्रोजेक्ट। भाराकू में मुलाजमीन के लिए ना ये इन्होंने एक स्कीम बनाई। अच्छा, इनकी वो जो है ना वो गेम प्लान बड़ा जबरदस्त है, पल्ले से कुछ भी नहीं जाता। तलाटी होते हैं बेचारे जो सरकारी मुलाजिम, वो है आपको प्लाट देंगे, ये ऐलान कर देते हैं। वो मुलाजमीन और कुछ लोग धड़ाधड़ एप्लीकेशन दे देते हैं, साथ पैसे भी जमा करा देते हैं। तो ये होता था कि जिस बंदे का प्लाट नहीं निकला ना उसको पैसे वापस हो जाते थे। ये G14 तक तो इस प्रैक्टिस चलती रही। बाद में सोचा यार अपने अपने पैसे कहते हैं जी हम आपको अगले अगले प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर देंगे। वो फिर पैसे इनके पास इकट्ठे होते हैं, वो पैसे बैंकों में रखते हैं, उससे इंटरेस्ट लेते हैं, सूद पे सूद लेके तो अपना इदारा चलाई जा रहे हैं। उसी से इनकी गाड़ियाँ, उसकी करप्शन, उनकी अय्याशियाँ सब कुछ उसी से चल रहा है। तो बालाकोट इनक्लेव का प्रोजेक्ट भी इतने साल हो गए हैं वो ऐसे ही चला हुआ है, अभी तक किसी को वहाँ पे 1 इंच का कब्जा नहीं मिला। F14 F15 का तो आपको बता ही चुके हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो बड़ा अथॉरिटी बन गए हैं, लिहाजा हमें CDA से और सेक्टर लेके दिए जाए। इन्होंने जनाब G15 सेक्टर भी ले लिया, सॉरी G12 और F12 भी ले लिया। अब G12 की पोजीशन ये है कि वहाँ के लोगों का अवार्ड सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत कैंसिल हो चुका है। वो लोग इनको जिस कीमत पे ये लेना चाहते हैं वो नहीं देने को तैयार ही नहीं है। ये वहाँ धौंसधांधली से लेना चाहते हैं, तो वो भी इनका काम फंसा ही हुआ है। वो किसी अलग हर एक के सेक्टर की अलग एक वीडियो बना के अगर उसकी डिटेल बताएंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी। F12 का काफ़ी सारा इलाका खाली है, जहाँ पे अब इनकी शायद ये कमिटमेंट हुई है कि जो फौजियों का इलाका इन्होंने कब्जा किया हुआ है ज़बरदस्ती, उसको वहाँ पे प्लाट दे देंगे, शायद कोई ऐसी बात चल रही है। ऐसे ही आप देखें इनका एक और है प्रोजेक्ट है जो वकला के लिए और जजेस के लिए एक स्कीम बन रही थी, वो है मोरिया। और ये पार्क रोड पे ये स्कीम है और बड़ा अच्छी लोकेशन है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर वहाँ पे इनकी करप्शन, इनकी लूट मार वही सामने आ गई, क्योंकि इनका कोई भी काम है इनके मुलाजमीन का, उनका बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि काम चल जाए। इनका मकसद होता है कि हमारी जेब में क्या आएगा। इस पर्पज के लिए इन्होंने वहां जमीन की एक्विजिशन की। एक्विजिशन के लिए क्या हुआ, रेट बड़े अच्छे दिए। अब वो जो रेट थे उसमें क्या था, इन्होंने फ्रंटमैन रखे। अब वो जो फ्रंटमैन थे वो जमीन की एक्विजिशन करते थे, लोगों को देते थे। अब वहां कब्जे का रोला है, क्योंकि असल बंदों को तक पैसे पहुंचे ही नहीं, पैसे तो बीच वाले खा गए। इनके यही अफसरान, इनके एहलकार पैसा सारा वो खा गए, असल लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे। वहां पे मसला वहां झूका तो पड़ा हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट भी खैर से बंद पड़ा हुआ है। बाकी तो कई उनके केसेस और भी चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा हुआ है। चकलाला हाइट्स में ना जनाब ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स का एक प्रोजेक्ट था वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ तो जाली बैंक वो कंडीशनल बैंक गारंटी पे अरबों रुपए की पेमेंट कर दी थी बाजवा साहब के दौर में, लेकिन सेफ गेम खेलने हैं, समझदार आदमी है। स्काई गार्डन अपार्टमेंट है, कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट है, एफ प्रो है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इनके बंद पड़े हुए। एक प्रोजेक्ट जहाँ ठलियाँ ये एयरपोर्ट के पास था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी तादाद में प्लाट थे वहाँ पे जो यहाँ पे लोग को देना चाहते थे। तो लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने बंद ही कर दिया, सिर्फ लोगों से पैसे लिए हुए, वो प्रोजेक्ट बंद हो गए। उनकी अभी तक कोई इनके पास मुतबादल नहीं है कि कहाँ प्लाट दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे और किस तरह उनको एडजस्ट करेंगे। तो ये एक इनके लिए एक वो भी दर्द सर है। ये महकमा जो है ना, इसका सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा जुल्म था कि इसको अथॉरिटी बनाया गया। एक शहर में 2 अथॉरिटियाँ, ये इस शहर के साथ भी जुल्म है। ये तो खैर अब किसी एक सोचा है मैंने कि फिलहाल आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, कोई एक इदारा जिम्मेदार ही नहीं है। पूरा इस्लामाबाद अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। देखें तो ये रियाज पीरजादा साहब के लिए ना एक बड़ा चैलेंज होगा। गो के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी आए हैं, कैप्टन रिटायर्ड जफर, अभी तक तो इनकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इनकी हमें कोई इनकी करप्शन के बारे में कोई हमें इतला नहीं मिली कि कोई ऐसी करप्शन इन्होंने की है या कोई ऐसी। हाँ अलबत्ता जो करप्शन हो रही थी उसको रोका ज़रूर है उन्होंने, और काफ़ी सारे काम जो लोग थे करप्ट थे उनको आगे पीछे भी कर दिया। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, अरबों रुपए के घोटाले हैं, तो रियाज पीरजादा साहब को इस तरफ भी देखना होगा। जो इनके करप्ट लोग हैं उनको यहाँ से किक आउट बाहर करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है। या
इस पे वो लोग नज़र करें या उस पर खास नज़र रखें जिनकी हुकूमत है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।